Hello everyone, I am S. Verma and welcome to my Human Studies channel. Today we are going to discuss about a very important topic in the 10th class mathematics. The topic name is the real number. And इसमें इस चैप्टर के अंदर 10th क्लास के अंदर बोर्ड एग्जामिनेशन में एक दो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आते हैं जिनको सॉल्व करना बहुत ही इजी है, बस आपको उनको तरीके से समझना है। तो आज हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में वही सीखेंगे कि इस चैप्टर के अंदर कितने इजी क्वेश्चन है और उनको किस तरीके से सॉल्व करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस सेशन के अंदर हम बेसिक से पढ़ेंगे। एकदम मैं आपको पहले बताऊंगी कि इसमें नंबर सिस्टम होता क्या है, क्या मतलब ऐसा रियल नंबर सिस्टम क्या है और इरेशनल नंबर सिस्टम क्या है और रेशनल नंबर सिस्टम क्या है, ये चीजें हम पढ़ेंगे। हमने क्वेश्चन तो बहुत सोल्व कर लिए हैं, लेकिन क्वेश्चन सोल्व करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली ये होते क्या है। बहुत सारे बच्चों को ये तो पता होता है कि हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, ठीक है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हमें इस क्वेश्चन को सोल्व तो कर लिया है, लेकिन इसका मतलब क्या है, इसमें ये जो चीज हम पढ़ रहे हैं, ये जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं, इसका मीन्स क्या है वो उसको पता नहीं होता है। तो चलो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आई वांट टू से ओनली दैट प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय एनिमल चैनल। मैं तो आपसे ये कहूँगा कि हमारे जितने भी सोशल मीडिया हैं उनको आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो हमारी तरफ से जितने भी वीडियो ट्यूटोरियल अपडेट होते हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। एक लेटेस्ट अपडेट होती है कि अगर आप सब्सक्राइब करते हो, हमसे जुड़े हुए रहते हो, हमारे सोशल मीडिया से भी जुड़े हुए रहते हो, तो वो आपको हमारे जितने भी अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंच जाती है और जिससे आपको पता चल जाता है कि आज नया वीडियो अपलोड हुआ है और आई थिंक हमें देखना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज का जो टाइम है वो स्मार्ट है और आपको भी डिजिटलाइज होना है। तो डिजिटलाइज के लिए हमें कुछ जो डिजिटलाइज वर्क्स हैं, डिजिटलाइज टेक्नोलॉजी उनका यूज़ करना है। तो सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ी फायदा यही होता है कि आपको जितनी भी लाइव अपडेट्स होती है वो हमारे द्वारा आप तक पहुंचाई जाती है, ठीक है। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब ऑल्सो, ये चीज़ आप बिल्कुल मत भूलना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम, कि नंबर सिस्टम क्या होता है, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि शायद आपको पता भी नहीं होता है कि नंबर सिस्टम का मतलब क्या होता है। एंड इन द मैथमेटिक्स वी हैव यूज्ड द मैनी टाइप्स ऑफ द नंबर, बट फिर भी हमें ये नहीं पता होता है कि एक्चुअली में नंबर क्या होता है, ठीक है। तो वो चीजें मैं बताऊंगा। देखिए नंबर सिस्टम का मतलब क्या होता है कि आपने बहुत सारे नंबर देखे होंगे और बहुत सारे नंबर के अंदर हम कितने प्रकार के नंबर यूज करते हैं और उन सब के जो फॉर्मेट होते हैं, उनके जो बेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। अगर मैं एक सिंपल सी बात करूं, नंबर सिस्टम का सबसे बड़ी एग्जांपल देता हूं कि कुछ लोग जो नंबर होता है, एक नंबर लिखा हूं मैं आपके पास, ये एक नंबर है, मैंने लिखा 5, ये कितना है 5, ठीक है, और मैंने लिखा 5, ये भी 5 ही, तो इस तरीके से मैंने ये लिखा, ये भी 5 ही है। तो इट मींस क्या हो गया कि दीज आर द नंबर, ये सारे नंबर हैं, लेकिन इनके जो फॉर्मेट है वो अलग अलग है, इनको लिखने का जो सिस्टम है वो अलग अलग है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम कहते हैं। तो एक बार फिर से बता देता हूँ कि नंबर सिस्टम का मतलब क्या होता है, वो तो मैंने आपको बेसिक में बता दिया है कि नंबर सिस्टम में सबसे पहली चीज तो आपको ये याद रखना है कि अगर आप मैथ पढ़ रहे हो तो दिस इज द मैथ बेस ऑफ मैथ। सबसे पहली चीज तो ये, विदाउट द नंबर, इमेजिन दैट यार, विदाउट द नंबर हम मैथ में क्या पढ़ सकते हैं। अगर मैथ में नंबर नहीं होंगे तो नंबर के बगैर क्या पढ़ेंगे, कुछ नहीं पढ़ पाएंगे ना। तो इस तरीके से कोई भी नंबर सिस्टम जो होता है या जो भी नंबर सिस्टम है, वो नंबर सिस्टम मैथ के लिए क्या होता है, एक बेस की तरह वर्क करता है। तो सबसे पहली चीज तो ये कि दिस इज द बेस ऑफ मैथमेटिक्स। दूसरा, अगर मैं बात करूं कि नंबर सिस्टम होता क्या है, तो नंबर सिस्टम का मतलब होता है हाउ कैन आइडेंटिफाई ए नंबर। ये जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम हमें ये बताता है कि हमें एक नंबर को कैसे आइडेंटिफाई करना है या उस नंबर को हमें कैसे यूज करना है। नंबर सिस्टम ऑलवेज टेल अस हाउ कैन आइडेंटिफाई ए नंबर या व्हाट इज द नंबर, कि वो नंबर क्या है, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वो एक नंबर सिस्टम में पता चलता है। तो चलो देखिए एक चीज और बता देता हूँ, नंबर्स में भी कुछ डिफरेंस है थोड़ा सा, कि जो नंबर बनता है, अगर मैं बात करूँ नंबर, देखिए नंबर एक होता है न्यूमरल्स और एक होता है नंबर, दीज आर द डिफरेंट। एक होता है न्यूमरल्स और एक होता है नंबर। देखिए न्यूमरल्स का मतलब हो गया डिजिट्स,
न्यूमरल्स का मीन्स क्या हो गया, डिजिट्स। जैसे 0 1 2 3 इस तरीके से 9 तक, 0 to 9 ये आपके क्या है, न्यूमरल्स है। ओके, और नंबर्स, नंबर्स में क्या होगा, ग्रुप ऑफ डिजिट्स, ग्रुप ऑफ डिजिट्स, ठीक है। तो ये होगा, मैं इधर बता रहा हूं आपको, न्यूमरल्स, द फर्स्ट थिंग इज न्यूमरल्स एंड द नेक्स्ट थिंग इज number. So numerals means digit. Numeral means digits. Okay. And numbers means group of digit. Group of digit. I think आपको, मुझे पता है, आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको एक बार फिर से रिवाइज हो जाए। न्यूमरल्स का मतलब हो गया, न्यूमरल्स में आपके आते हैं 0 to 9, 0 1 2 3 इस तरीके से हमें कहाँ तक जाना है, 9 तक जाना है। और ग्रुप ऑफ डिजिट में क्या होता है, कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे 25 3 1 2, तो ये आपके क्या है, नंबर्स हैं, ये आपके क्या है, नंबर्स है। बस इतना ही डिफरेंस होता है न्यूमरल्स है नंबर के अंदर, ठीक है। अब ये जो नंबर होते हैं, इन नंबर की क्या होती है, कैटेगरीज होती है, और जब तक हम इनकी कैटेगरीज के बारे में पता नहीं करेंगे कि एक्चुअली नंबर की कैटेगरीज क्या होती है, ये कितने टाइप के होते हैं नंबर, वो हम स्टडी करना है। और उसी नंबर सिस्टम में से आपका जो ये नंबर सिस्टम है वो रियल नंबर सिस्टम, जो 10th क्लास के अंदर हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं नंबर सिस्टम के बारे में, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट वैसे कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर करूंगा, ठीक है। देखिए, आपको पता होना चाहिए कोई भी जो नंबर सिस्टम है मोस्टली 2 टाइप के होते हैं। द फर्स्ट नंबर सिस्टम इज द रियल नंबर सिस्टम एंड द अदर नंबर सिस्टम इज इमेजिनरी नंबर सिस्टम। इमेजिनरी नंबर सिस्टम के एग्जांपल हैं वो हैं जैसे 2 आएगा, a + b आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर जो सिस्टम होते हैं वो सारे इमेजिनरी नंबर सिस्टम होते हैं। तो ये जो नंबर सिस्टम है, ये नंबर सिस्टम हम स्टडी नहीं करेंगे बिकॉज़ दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द 10th क्लास स्टडी इन मैथमेटिक्स। ये नंबर सिस्टम हम स्टडी नहीं करेंगे, लेकिन ये नंबर सिस्टम है, इस नंबर सिस्टम में दो नंबर सिस्टम है। द फर्स्ट वन इज द rational number and another is the irrational number. इन दोनों नंबर सिस्टम को हम स्टडी करेंगे बिकॉज़ दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम, और इन नंबर सिस्टम में से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं पहले रेशनल नंबर। जो रेशनल नंबर है वो मोस्टली बहुत टाइप के होते हैं, कई टाइप के होते हैं, कई कैटेगरीज में, तो मोस्टली मुझे याद हो मैंने यहाँ पे राइट किया है, ठीक है। पहला होता है नेचुरल नंबर सिस्टम एंड वी नो वेरी वेल तो व्हाट इज द नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर सिस्टम मींस 1 to infinite, 1 to infinite. That's my promise to. If you will इन चीजों को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आज के बाद में कभी नहीं भूल पाओगे, ठीक है। मैं डायग्राम से आपको समझाऊंगा इस चीज को। दूसरा देखिए होल नंबर सिस्टम, जो आपका नेचुरल नंबर सिस्टम होता है, अगर मैं उसी में 0 और ऐड कर दूं तो दिस इज योर होल नंबर सिस्टम। लिसन, दिस इज योर नेचुरल नंबर सिस्टम 1 to infinite एंड 0 अगर और ऐड कर देता हूं नेचुरल नंबर में तो दिस बिकम होल नंबर सिस्टम। इंटीजर नंबर सिस्टम देखिए, अगर मान लीजिए कोई भी नंबर इस तरीके से हो, नेगेटिव फॉर्म और इनफाइनाइट तक आए, तो इट मींस ये आपका क्या कहलाएगा, इंटीजर नंबर सिस्टम। इंटीजर मींस द नंबर्स इन द नेगेटिव फॉर्म है पॉजिटिव, इन दोनों में सिर्फ एक ही नंबर होते हैं, इसके बाद में ये आपके नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं, तो वो नंबर सिस्टम कौन सा कहलाएगा, इंटीजर नंबर सिस्टम कहलाएगा। इवन और को मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है बिकॉज़ वी हैव स्टडीड फ्रॉम द मिडिल क्लासेस, जो हमारी प्राइमरी क्लासेस है वहां से हम पढ़ते आ रहे हैं। इवन का मतलब होता है कि एनी नंबर दैट इज डिवाइडेड बाय 2 एंड रिमाइंडर गेट 0। अगर किसी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं और हमारा जो रिमाइंडर है r = 0 आता है तो इट मींस इवन है, और यदि r = 1 आता है इट मींस क्या है, ओड है। और ये किस केस में आएंगे, n/2, कोई भी नंबर है अगर उसको मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो इस केस में आपका रिमाइंडर 0 है, इट मींस इवन नंबर, अगर रिमाइंडर 1 है तो इसमें ओड नंबर। प्राइम नंबर्स मींस ऐसा नंबर कि जिसके फैक्टर्स आपने पढ़े होंगे कि जिसका फैक्टर 1 और वो नंबर खुद हो, नंबर itself a number, the factor of the number is 1 and number itself, तो वो आपका क्या है, प्राइम नंबर। एंड कंपोजिट नंबर जस्ट अपोजिट ऑफ कंपोजिट नंबर, अपोजिट ऑफ कंपोजिट नंबर, तो ये अपोजिट ऑफ कंपोजिट नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर के जिसके फैक्टर, अगर मैं उनके फैक्टर का सम करता हूं, सम ऑफ ऑल फैक्टर, अगर सम ऑफ ऑल फैक्टर जो है वही नंबर अगर बन जाता है तो इट मींस
मींस आपका क्या कहलाएगा, दिस इज द परफेक्ट नंबर। एग्जांपल देता हूँ आपका परफेक्ट नंबर का, शायद आपको किसी को पता भी नहीं होता है कि दिस इज द परफेक्ट नंबर, द मोस्ट इंपोर्टेंट अकॉर्डिंग टू कंपटीशन एग्जामिनेशंस। ओके, सो परफेक्ट नंबर का मतलब ये एग्जांपल लेते हैं 6। तो 6 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? अगर मैं 6 के फैक्टर को, तो 6 में 1 फैक्टर होता है, 2 होता है, 3 होता है, और जो नंबर होता है उसको हमें क्या करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा, वो हमें छोड़ना होगा, वो हमें इंक्लूड नहीं करना है। तो ये हो गए। अब इनका टोटल बचेगी 1 + 2 + 3 इट्स बिकम 6। इट मींस दिस इज द परफेक्ट नंबर। ओके, एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं, 28 में देखिए, 28 में आपके फैक्टर होते हैं 1 2 एंड 3 नहीं होगा इसमें, 4 होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, आई मीन डायरेक्टली 14 होगा। आई थिंक यस। तो देखिए 1 + 2 + 4 + 7 + 14, so this is the 14, and 1 and 2 3 and 4 7 7 and 7 14, this become also 14, 14 + 14 it means 28। so ये नंबर जो है ये भी आपका क्या है, परफेक्ट नंबर। बस आपको इतना याद रखना है कि अगर मैं किसी भी नंबर का जो फैक्टर्स होते हैं, अगर वो फैक्टर्स निकालता हूँ, उन फैक्टर्स को निकालने के बाद में अगर उनको मैं सम करता हूँ, तो जो सम है अगर वह नंबर वही नंबर आता है जिसका मैंने फैक्टर निकाले थे, तो इट मींस वो क्या है, परफेक्ट नंबर है। ठीक है, ऐसे और भी नंबर होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर, परफेक्ट क्यूब रूट नंबर, बहुत सारे नंबर सिस्टम होते हैं। तो बट मोस्टली जो नंबर सिस्टम होते हैं वही होते हैं, नेचुरल नंबर सिस्टम, होल नंबर सिस्टम, इंटीजर नंबर सिस्टम, इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट एंड परफेक्ट नंबर। और परफेक्ट नंबर में आपको मैंने बता ही दिया कि उस नंबर को तो छोड़ देना, उसके फैक्टर के जो लास्ट वाला फैक्टर आता है उसको छोड़ देना, क्योंकि जैसे 20 और 6 को मैंने इसलिए छोड़ दिया कि इंक्लूड हो गए ना, तो फैक्टर्स नहीं एक तरीके से, लेकिन इसके पीछे वाले जितने फैक्टर्स को हमें आपको क्या करना है, सारे निकालने होते हैं। अब देखिए, मैं आपको ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में नहीं बताऊंगा, जितना मैंने बता दिया आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये जो 3 नंबर है इनका मैं डायग्राम के थ्रू मैं बताऊंगा। एक जो नंबर सिस्टम आपका रेशनल, वो थोड़ा सा मैं डायग्राम के थ्रू बताऊंगा, और आई थिंक वो आपको समझ में आ जाएगा। तो एक डायग्राम बनाता हूँ। अगर बाय द वे आपको ये पता होता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, कई बार जब मैं छोटा था तो मैं भी बहुत कंफ्यूज होता था। मैं हमेशा कंफ्यूज होता था कि नेचुरल नंबर कौन सा होता है, होल नंबर कौन सा होता है। कभी मैं नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर देता था, तो कभी मैं होल नंबर में 0 ऐड कर देता हूँ। बहुत कंफ्यूजन होती थी, लेकिन अब नहीं होती है, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ों को क्या है, वर्चुअलाइजेशन करके पढ़ा है, यानी ग्राफ में करके पढ़ा है, एक डायग्राम बना के पढ़ा है। और आपको भी पता है कि जब किसी चीज़ को हम डायग्राम बना के पढ़ते हैं तो वो चीज़ें हमें ज़्यादा याद होती है। ठीक है, इस चीज में मैं आपको थोड़ा सा पढ़ाता हूँ कि हम कैसे इस डायग्राम को याद रखेंगे। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको कौन सा नंबर बताया था, नेचुरल नंबर सिस्टम। कौन सा नंबर बताया था, नेचुरल नंबर सिस्टम। ओके, देखिए नेचुरल नंबर सिस्टम, उसको एक वैसा गोला बना दीजिए, और ये आपका नेचुरल नंबर सिस्टम है। नेचुरल नंबर सिस्टम में बताया था मैंने 1 2 इस तरीके से आपका कहां तक जाएगा ये नंबर, इनफाइनाइट तक। ठीक है, यस। सेकंड नंबर सिस्टम जो होता है, आपको याद रखना है, सेकंड नंबर सिस्टम मैंने कौन सा बताया था आपको, द सेकंड नंबर सिस्टम इज होल नंबर सिस्टम। द सेकंड नंबर सिस्टम इज होल नंबर सिस्टम। अब देखिए 1, ये लाइन है, आपने पढ़ा होगा, इस लाइन पे ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इस तरीके से इधर जाएंगे तो दैट इज इनफाइनाइट। इस साइड में अगर आएंगे अपन तो ये आएगा -1 -2 -3, इसी तरीके से इस साइड में ये अपन कहीं कितनी तक भी जा सकते हैं। तो देखिए, अगर 1 2 3 अगर मैं इस साइड में आ गया तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो होल नंबर में आपको क्या करना है, 0 ऐड करना है। इट मींस अब होल नंबर में देखिए कितने नंबर हो गए, 0 एंड 1 2 टू इनफाइनाइट ये नंबर, यानी कि होल नंबर जो होगा वो नेचुरल नंबर में अगर 0 ऐड कर देते हैं तो वही आपका क्या होता है, होल नंबर होता है। यही मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। नेक्स्ट, इसमें देखिए, अब देखिए अगर मैं 0 से इस साइड में आऊंगा तो मेरा नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर यानी 0 से साइड नंबर क्या आएगा, -1 -2 -3, इसी तरीके से आगे बढ़ जाऊंगा। तो ये नंबर जो होगा वो आपका इंटीजर होगा, क्योंकि माइनस में आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। इसके बाद में एक मोस्ट इंपोर्टेंट नंबर होता है, कई बार कोई जो नंबर होता है जिसको हम फ्रैक्शन कहते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में कुछ नंबर्स होते हैं, जैसे अगर इस नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1.2 1.4, इस तरीके से कोई नंबर होता है तो उस नंबर को हम कहते हैं
rational number. Any number that is in form of p upon q where is the q not equal to 0. अगर ऐसा कोई नंबर होता है तो हम उसे हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं. फ्रैक्शन नंबर जो होते हैं वो आपके रैशनल नंबर ही होते हैं. देखिए ये चीजें जो है ये सारी मैंने इसलिए बताई क्योंकि आगे का जो सेक्शन है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है. ठीक है, तो रैशनल नंबर में आपने बहुत सी डेफिनेशन पढ़ी होगी. एक्सेप्ट आपने एक डेफिनेशन जरूर पढ़ी होगी क्योंकि मैंने भी बहुत सी बुक्स में देखी है कि व्हाट इज द रैशनल नंबर. हम डिस्कस करते हैं अभी कि रैशनल नंबर में आपने ये डेफिनेशन जरूर पढ़ी होगी कि एनी नंबर इन फॉर्म ऑफ p अपॉन q एंड वेयर इज द q नॉट इक्वल टू 0 दैट इज द रैशनल नंबर. आपने यही पढ़ा होगा, मैंने भी बहुत से बुक में देखा है, बट एक्चुअली ये डेफिनेशन थोड़ी सी मुझे सही नहीं लगी. मैं आपको एक रियल में एक ऐसी डेफिनेशन बताऊंगा जिससे आप 100%, क्योंकि आप कंफ्यूजन होते हो रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर में हमेशा कंफ्यूज होते हो, लेकिन आज के लेक्चर के बाद में आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे. दैट माय प्रॉमिस. ओके, एक बार मैं इसको क्लीन करता हूं और क्लीन करने के बाद में हम अब पढ़ेंगे रैशनल और इरैशनल के बारे में थोड़ा सा लिटिल पढ़ेंगे और लिटिल पढ़ने के बाद में हम वापस अपने जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे. ठीक है, और पहले हम डिस्कस करेंगे एक लेमा, उसके बाद में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. ओके, पहले मैं इसको रिलीज करता हूं. यस, देखिए रैशनल और इरैशनल नंबर की जो रियल डेफिनेशन है आई थिंक आज तक आपने कहीं पढ़ी हुई नहीं होगी. एकदम जो आपका कंफ्यूजन है रैशनल और इरैशनल के नंबर के बीच में वो हम अभी क्लियर करेंगे. ठीक है, देखिए रैशनल नंबर का मतलब क्या है. रैशनल नंबर का मींस ये है कि ए नंबर व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर इज द q नॉट इक्वल टू 0. ये तो हमने हर जगह पढ़ी है. ये डेफिनेशन हमने बहुत सी कक्षा में क्लासेस में देखी है और ये डेफिनेशन मोस्टली आपको मिल गई होगी, लेकिन इसके आगे जो लिखा हुआ आपने कभी नहीं देखा होगा. ठीक है, इसमें लिखा हुआ इट हैज द टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. इस चीज से आपको पता चलता है कि ये जो नंबर्स हैं वो रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर है. एक बार फिर ध्यान से देख लीजिए. A number which can be expressed in the form of p upon q where is the q not equal to 0 and this is the most important line, it has terminating or repeating decimal expansion. ये decimal expansion क्या होता है मैं आपको भी बताऊंगा. ये जो लाइन, ये लाइन that is the very most important. इस लाइन को आपको ध्यान में रखना है. decimal expansion अभी हम डिस्कस करेंगे, वैसे तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा लेकिन फिर भी हम डिस्कस करेंगे. It has the terminating or repeating decimal expansion. ये चीज इसमें होती है रैशनल नंबर. अब देखिए इरैशनल में, देखिए इरैशनल में p अपॉन q के फॉर्म में होता है कि किसी भी नंबर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं. तो देखिए इसमें रैशनल जो नंबर जो रिपीटेड नंबर होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं. यस, तो इसमें देखिए ये नंबर जो है आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग फॉर्म में होगा. इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो आपका क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा. ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखिए. रैशनल नंबर का एग्जांपल मैंने लिखा है 1.2 0 एंड 4. कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ध्यान रखना 0 इज आल्सो ए रैशनल नंबर. कई बार आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए बाइबल के जो एग्जामिनर आते हैं वो कई बार पूछ लेते हैं. ठीक है, तो ये 0 जो है हमेशा किसमें काउंट होता है, रैशनल नंबर में होता है. एक रैशनल नंबर में देखिए आपके अंडर रूट वाले जितने भी नंबर्स होते हैं सारे किसमें आते हैं, एक रैशनल नंबर में आते हैं. आपका पाई हो गया या कोई ऐसा नंबर जो कभी टर्मिनेट नहीं हो रहा है या ऐसा नंबर जो बार-बार रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो ये जो नंबर होते हैं ये सारे किसमें आते हैं, या फिर कोई पाई जो भी स्पेशल सिंबल है वो भी उसका जो मतलब उसकी वैल्यू सॉरी मोस्टली पाई की अपन ज्यादातर ध्यान में रखते हैं. ठीक है, यस, दोनों में डिफरेंस जो है वो मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा है यहाँ पे. इन फॉर्म ऑफ p upon q there is a q not equal to 0. एग्जांपल आप देख सकते हो जैसे 1/4 इसका हो गया 0.25 और दूसरा एग्जांपल देखो 1/3 इसका होगा 0.38. अब देखिए ये तो आपका क्या हो गया, टर्मिनेटिंग. इसको हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग क्यों कहेंगे इसको, इसलिए टर्मिनेटिंग कहेंगे क्योंकि यहाँ पे आपका जो डेसिमल है वो जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो एक फिक्स टाइम के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा. इसको हम टर्मिनेटिंग कहेंगे. और रिपीटिंग का मतलब होता है कि बार-बार वही संख्या रिपीट होती है, कुछ नंबर्स कुछ डिजिट वापस रिपीट होने लग जाते हैं, उसको हम रिपीटिंग कहते हैं. तो यहाँ पे देखिए जब हम 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो 3 है वो बार-बार रिपीट होता रहेगा. जो आपका क्वोशिएंट 3 वो बार-बार रिपीट होता रहेगा. तो ये आपका क्या है, रिपीटिंग है. तो अगर इस टाइप से कोई भी नंबर हो वो आपका कौन सा नंबर कहलाएगा, रैशनल नंबर ही कहलाएगा.
बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ऐसा सोच रहे हैं तो नॉन टर्मिनेट हुआ है तो खत्म नहीं हुआ, इसका मतलब इरेशनल नंबर है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। दूसरा जो मैंने अभी बताया, इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है, उसका टर्मिनेटिंग होता है और रिपीटिंग होता है। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर रूट है, मैंने लिख दिया 2 to 5, इट मींस कितने का होता है, 15 का। कितने का होता है, 15 का। तो इस तरीके से ये आपका हो गया। इसको देखिए, इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। इसका एग्जांपल हो गया आपका 5 22.7 एंड 3.14। इस तरीके से ये बहुत ही लंबी सीरीज होती है, खत्म नहीं होने वाली। दूसरा देखिए नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, यानी जो कभी खत्म नहीं हो और रिपीट नहीं हो। तो ऐसा लिख सकते हैं 1 2 3 4 और इसको आगे तक कर दो, ठीक है, खत्म नहीं होगा। तो इस तरीके का जो एग्जांपल है वो आपका किस में आएगा, रेशनल नंबर में आएगा, सॉरी इरेशनल नंबर में आएगा। नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट का मींस ये हो गया, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट का मींस ये हो गया कि जैसे √7 है, √2 है, √5 है, √3। तो ये जो नंबर होते हैं इनको कभी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, इसलिए ये जो चीजें हैं ये चीजें कभी भी इसमें रेशनल नंबर में काउंट होती है, ये इसमें कभी भी काउंट नहीं होती है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा है रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में, और नंबर सिस्टम के बारे में मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है, ठीक है। अब हम इसका थोड़ा सा जो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा, कोई थ्योरेटिकल पोर्शन जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा, वो भी पढ़ेंगे। ध्यान रखना, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब बता देता हूँ आपको। अगर हम 1 को डिवाइड करते हैं 3 से, ठीक है, तो 1 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो पहले तो डिवीजन जाएगा नहीं, तो ये हो गया 0 पॉइंट, यहाँ पे हो गया 9 कितने बार, 3 बार। अगेन कितना है, सॉरी कितना है 1, अगेन कितना है 1, ठीक है। अगेन 0, फिर अगेन 9, 3 3 9, अगेन 3। इस तरीके से 3 3 3 3 बार बार रिपीट होता रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। तो अगर कोई ऐसा नंबर कि नॉन टर्मिनेट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो क्या होना चाहिए, रिपीटिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रिपीटिंग होना चाहिए। नॉन टर्मिनेट है तो रिपीटिंग होना चाहिए, इट मींस वो रिपीटिंग है, जिसका मतलब कौन सा है, रेशनल नंबर है। अदरवाइज वो कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो ये जो चीजें हैं ये हमने डिस्कस की है इस लेसन में। यस, अब हम पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वही चीज़, इसको पढ़ने से पहले मैं इसके बारे में बताऊंगा कि एक्चुअल में है क्या, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए क्यों इसको यूज़ करते हैं। अगर किसी ने बनाई तो इसका कुछ ना कुछ तो यूज़ होता ही है ना, तो वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है, यूक्लिड डिवीजन लेमा किसी मैथमेटिशियन ने बनाई थी जिसका नाम है यूक्लिडियन, और उसके नेम पे इसको बनाया गया, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। इसने एक इक्वेशन दी थी, उस इक्वेशन को कैसे सेटिस्फाई करते हैं इसमें। यस, देखिए, लेट a and b are two positive integers, then their two unique there exist two unique positive integer p and q that satisfying a equal to dq plus r, where this is the condition, where the r is always equal to 0 या greater than, and r is always less than b. There are the two positive integers a and b, and that satisfy this condition. ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी होता है, और ये वो इक्वेशन है, ठीक है। अब देखिए हम ये पढ़ते हैं इस इक्वेशन का यूज होता है क्या। ये आपकी इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन का यूज कहाँ होता है, इस इक्वेशन को जिसको मैं यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता हूँ, इसका यूज कहाँ होता है। a equal to dq plus r, where r is always
satisfy this condition. ओके, तो ये चीज होगी। पहले से देखिए, सबसे पहले ये जो एल्गोरिथम है एचसीएफ निकालने के लिए यूज होती है। पहली चीज एचसीएफ किसका, सिर्फ दो नंबर का ए एंड बी, ये चीज याद रखना। अगर आपको मान लीजिए एचसीएफ निकालना है ए बी और सी का, तो पहले आपका इनका निकाल के कोई थर्ड वेरिएबल निकालिए टी, फिर जो आए उसका और सी, इन दोनों का निकाल के एक फाइनल निकालिए। इस तरीके से निकालना होगा, ठीक है। पहली चीज दो वेरिएबल के लिए आपको इस तरीके से निकालना है, और यदि दो से ज्यादा वेरिएबल तो पहले दो का निकालिए, जो रिजल्ट आएगा रिजल्ट के जो लास्ट में बचा होगा उसका इस तरीके से निकालते हुए आगे जाएंगे। पहली चीज तो मोस्टली दो का ही पूछता है। यस, दूसरी चीज देखिए, ये जो है ये फास्टेस्ट है, ये क्या है, फास्टेस्ट, बहुत ज्यादा फास्टेस्ट है, ठीक है। दूसरी चीज एचसीएफ निकालने के लिए तो हमारे पास में और भी दो मेथड है, लेकिन ये आपके 10th क्लास में बाय द वे अगर आपसे एग्जामिनेशन पूछता है कि ऐसे इस तरीके से निकालिए, तो आपको इसी तरीके से निकालना है। मोस्टली एग्जाम में ये पूछा जाता है। पहली चीज एचसीएफ निकालने की एक तो होता है फैक्टराइजेशन, ठीक है, जो हम बहुत बार पढ़ते आए हैं कि मान लीजिए 24 है और फिर दूसरा मान लीजिए 32 है, तो उसके हम क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं, कॉमन आता है, उस तरीके से हम निकालते हैं, ठीक है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक एल्गोरिथम यूज करनी पड़ेगी जिसको हम यूक्लाइड डिवीजन लेमा कहते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, यूक्लाइड डिवीजन लेमा, यूडी, यूडीएल या फिर यूडी, ये कह सकते हो शॉर्ट में के लिए, ठीक है। तो देखिए इसकी स्टेप्स पता होनी चाहिए, सबसे पहले इसकी स्टेप्स पता होनी चाहिए, इसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, हाउ कैन इंप्लीमेंट दिस एल्गोरिथम। तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ स्टेप्स जो होती है वो स्टेप्स याद में रखना पड़ेगा। मैंने क्या बताया सबसे पहले कि यहाँ पे दो पॉजिटिव नंबर होंगे ए एंड बी, और उन नंबर के अंदर पी एंड क्यू इस तरीके से होंगे कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, और जहां पे ये उनकी रेंज होगी, ठीक है। तो पहली चीज, पहली स्टेप्स में भी यही है कि आपका ए जो है वो हमेशा क्या होगा, बिग नंबर होगा, बिगर नंबर, बिग नंबर या लार्जर नंबर कह सकते हैं हम, लार्जर नंबर। और आपका जो बी है वो आपका क्या होगा, स्मॉलर नंबर, ठीक है, स्मॉल नंबर, लार्जर एंड स्मॉल, लार्ज नंबर एंड स्मॉल नंबर ऐसे कर देते हैं, अच्छा नहीं लगा मुझे, स्मॉल नंबर एंड लार्ज नंबर, पहली चीज तो ये होगी। दूसरा, दूसरे स्टेप्स में क्या करना है, आपको ये कंडीशन अप्लाई करनी है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये अप्लाई करेंगे, इसको क्या करना है, अप्लाई करना है, ठीक है। तीसरे स्टेप में क्या करना है, ये आपको तब तक अप्लाई करना है कि जब तक r की वैल्यू क्या ना हो जाए, जीरो नहीं हो जाए, ठीक है। तो इस स्टेप में क्या करना है, थर्ड स्टेप में आपको चेक करना है, थर्ड स्टेप में क्या करना है, चेक करना है, और ये कब तक अप्लाई करनी है, वाहिद r नॉट इक्वल टू जीरो, वाहिद r नॉट इक्वल टू जीरो, ये तब तक आपको रिपीट करते रहना है। फिर हम क्या करेंगे, r की वैल्यू चेक करेंगे कि if r इक्वल टू जीरो, if r इक्वल टू जीरो, पहले मानते हैं कि r नॉट इक्वल टू जीरो, अगर r नॉट इक्वल टू जीरो है, यहाँ पे दो केस बनेंगे, एक बनेगा, एक केस में बनेगा r इक्वल टू, एक में बनेगा r इक्वल टू जीरो, एक में बनेगा r इक्वल टू नॉट जीरो, r इक्वल टू जीरो एंड r इक्वल टू r नॉट इक्वल टू जीरो, सॉरी। तो इस तरीके से दो केस बनेंगे। तो अगर नॉट इक्वल टू जीरो है, तो नॉट इक्वल टू जीरो में क्या होगा कि आपको वैल्यू रिप्लेस करनी है, आपको वैल्यू क्या करनी है, रिप्लेस करनी है। कैसे, यदि a इक्वल टू b q प्लस r है, तो ठीक है, आपको वैल्यू इस तरीके से रिप्लेस करनी है, ये वाली जो वैल्यू है इसको यहाँ लेके आना है, और ये वाली जो वैल्यू इसको यहाँ लेके आना है। इट मींस क्या हो गया कि आपकी a के अंदर क्या आ रहा है, b आ रहा है, यानी a के अंदर आपको क्या शिफ्ट करना है, b शिफ्ट करना है, एरो लगाया, एक और नहीं लगाया, यस। और b के अंदर आपको क्या शिफ्ट करना है, r शिफ्ट करना है, ये याद रखना, ये आपको करना होगा। बहुत सिंपल है, इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, एग्जांपल करेंगे तो समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल है। ये आपको तब तक करते रहना है जब तक r इक्वल टू जीरो नहीं हो जाए। दूसरी कंडीशन, अगर मान लीजिए आपका चेक करेंगे और r इक्वल टू जीरो है, r इक्वल टू जीरो, देन आपकी जो b है, b आपका क्या होगा, HCF होगा, वही आपका क्या होगा, HCF होगा। बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। दोबारा बता देता हूँ, जो लार्जर नंबर है उसको a मानना है, जो स्मॉलर नंबर है उसको b मानना है, फिर ये अप्लाई करना है, ये आपको तब तक अप्लाई करते रहना है जब तक r नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए। इसमें दो केस बनेंगे, अगर r इक्वल टू जीरो हो जाता है, इट मींस आपकी जो b की वैल्यू है लास्ट में
फाइनल स्टेट के अंदर वही आपका एलसीएम होगा, और यदि आपकी आर की वैल्यू जीरो नहीं है इट मींस आपको क्या करना है, रिप्लेसमेंट करनी है और वापस इसी एल्गोरिथम को यूज करना है। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जांपल कैसे सोल्व करेंगे, इसका क्वेश्चन सोल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। ये स्टेप्स आपको याद रखनी है। ठीक है, इसका क्वेश्चन कैसे आता है, एग्जांपल फाइंड HCF of 210 and 55 using Euclid division algorithm. Okay, so how can I identify? Yes, so solution start. A equal to 210. अगर आपने यहाँ पे 55 कर दिया इसमें, that means wrong, क्योंकि बड़ी वैल्यू मैंने A में बताई थी, तो 210. Yes, B equal to 55. First step complete. First step क्या हो गई? Complete. Yes, apply second step. Apply Euclid division lemma या algorithm. ओके, यस, सो कैसे करेंगे अप्लाई इसको, क्या थी, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वहां पे आपका क्यू क्या होता है, कांस्टेंट होता है, आर आपका क्या होता है, रिमाइंडर होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। तो 210 इक्वल टू बी आपका क्या है, 55 है। 55 को क्यू से मल्टीप्लाई करके आर ऐड करना है, इट मींस आपको क्या करना है, दैट वेरी सिंपल, डिवाइड 210 by 55. How much time? I think 150. Yes, and 4 times. Yes, that's the maximum. It means 3 times. And 55 multiplied by 3. So 15 and 15 and 1, 16. So 165. 165. How much time? 3 times. ठीक है, 3 बार चला गया है यहाँ पे आपका डिवीजन। इस 3 बार जाने के बाद में आपका यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 10 10 minus 5 5 and यहाँ पे 20 20 minus 6 45, that is your R and that is your Q. Okay, that is your Q and that is your R. तो इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दो, 55 multiplied by 3 and 45, it's become 210. ये आप चाहो मैनुअली वैसे कर लो या वैसे कर लो, मैंने एक एग्जांपल बताया। अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आता तो आप उसको डिवाइड करके देख लीजिए, आपका जो रिमाइंडर है उसको R मानना है, जो आपका क्वेश्चन है उसको आपको डायरेक्टली यहाँ पे पुट करना है। ये ध्यान रखना कि ये वाली जो वैल्यू है इधर वाली पूरी कैलकुलेशन के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, यस, नाउ शिफ्टिंग, अब यार आपका क्या है, नॉट इक्वल टू 0, आर आपका यहाँ पे क्या है, नॉट इक्वल टू 0, और जब तक 0 नहीं होगा तब तक इस स्टेप को रिपीट करना है। थर्ड स्टेप में मैंने क्या बताया था, शिफ्टिंग, क्या बताया था मैंने, शिफ्टिंग, और शिफ्टिंग में आपको मैंने बताया था कि सॉरी शिफ्टिंग, ठीक है, शिफ्टिंग में मैंने बताया था कि ये वाली वैल्यू यहाँ पे लेके आएंगे और ये वाली वैल्यू यहाँ पे लेके आएंगे। सो दिस बिकम 55 इक्वल टू 45 और मल्टीप्लाई करेंगे, वापस वही सिस्टम, मींस क्या करना है, अब की बार 55 को डिवाइड करना है किससे, 45 से, किससे डिवाइड करना है, 45 से, तो 45 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, वन टाइम जाएगा, यहाँ पे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कर देते हैं, और ऐसे तो समझ में नहीं आए तो कर सकते हो, तो यहाँ पे वन टाइम जाएगा और बचेगा कितना, 10 बचेगा, यहाँ पे आपका हो गया 1 प्लस 10, ओके, 45 मल्टीप्लाई 45 बाय 10 55। यस, नेक्स्ट, अभी भी आपकी आर की वैल्यू 0 नहीं हुई है, मींस अगेन आपको शिफ्टिंग करनी है। अब आपको चाहे बार-बार आप इसको राइट करने की जरूरत नहीं है, स्टेप मैंने आपको समझाने के लिए किया है, इसको हम इधर करेंगे ट्रांसफर, तो ये होगा 10, 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 and plus 5 45, गॉट इट, यस। नेक्स्ट में जाएंगे अगेन, इसको यहाँ लेके आएंगे तो ये बन जाएगा 10, और ये यहाँ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपका 5, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और बचेगा अपने पास में 0। अब देखिए यहाँ पे आपका R 0 हो गया, R क्या हो गया, 0। अगर R आपका 0 है, R इक्वल टू 0, R इक्वल टू यहाँ पे क्या है, 0, देन मैंने क्या बोला था, देन आपकी जो B है वो आपका क्या होगा, HCF होगा। तो यहाँ पे B देखिए, A इक्वल टू B Q प्लस R, तो B यहाँ पे कितना है,
5। ये आपकी जो डिग्री है इसको ध्यान में रखना, ये आपका क्या हो गया, HCF हो गया। क्या हो गया, HCF। तो इसका आंसर हो गया आपका जो HCF है, HCF ऑफ 210 एंड 55, ये जो है इसका आंसर आएगा 5। कितना आंसर आएगा, 5 आएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, मैंने थोड़ा फास्टली बताया है, या भी आपको समझ में आ गया। बहुत सिंपल है। और एक करके देखते हैं, दूसरा करके देखते हैं। शायद इसमें समझ में नहीं आया तो शायद हो सकता है कि नेक्स्ट में समझ में आ जाए। और उसमें मैं आपको स्टेप नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली सॉल्यूशन करूंगा, क्योंकि अब हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि हमने बेसिक कॉन्सेप्ट जितना है वो सारा हमने अच्छे तरीके से पढ़ा है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए निकालना है मुझे 24 एंड 32। आई हैव चेंज्ड द टू वैल्यूज। यस, तो निकालते हैं HCF ऑफ 32 and 24. Yes. Solution. A equal to 32 and B equal to 24. Got it? First step. Yes. Second step. Apply. क्या? Apply Euclid division lemma. या लेना जो भी हमको अच्छा लगे, शॉर्ट में लिखना। यस, तो क्या अप्लाई करना है, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज ऑलवेज satisfy this condition, R is always satisfy this condition. Okay, yes, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A इक्वल टू है 32, ये आपका 24। यस, 32 24 टू टाइम करूंगा तो ज्यादा चला जाएगा, इट मींस वन टाइम ही करना है। 24 मल्टीप्लाई बाई, अब कितना बच गया यहाँ पे, 8 बच गया। गॉट इट? कितना हो गया, 8 हो गया। यस, नेक्स्ट, अब इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, ये वाला यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा, बीच में इक्वल। So this become 24 and 8. So 8 multiplied by 8 is 24 and 0. 8 is 24 and 0. तो यहाँ पे 0 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे हमें लिखना है कि R equal to 0. Then HCF क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। HCF equal to B. आपकी जो भी B वैल्यू है आपकी ऐसे हो जाएगी। So यहाँ पे हो जाएगा HCF of 32 and 24 is equal to 8. ये आपका आंसर हो गया। This is your answer. I hope आपको मैथ में हमने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किए, मैंने बेसिक थोड़ा सा ज़्यादा लंबा ले लिया था, तो मेरा मैथ मोटो यही था, बेसिक को ज़्यादा लंबा लेने का मोटो यही था कि आपको हर चीज समझ में आए। एंड दैट माय प्रॉमिस, अगर आप इस लेक्चर को अच्छी तरीके से अटेंड करोगे तो मैं आपके क्वेश्चंस भी किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। मेरा मतलब ये है कि आपको, मान लीजिए आप मैथ पढ़ रहे हो तो मैथ के अंदर वो चीजें आपको पता होनी चाहिए जो हम अप्लाई कर रहे हैं। अब बहुत से को तो ये नहीं पता होता कि हम ऐसे निकालने के लिए यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करते हैं, तो क्यों करते हैं? पहली चीज ये फास्टेड है। अगर इसको आप फैक्टराइजेशन से करोगे, 32 और 24 का फैक्टराइजेशन से करोगे, करके देख लीजिए। हम करते हैं 32 का फैक्टर करेंगे और 24 का फैक्टर करेंगे। डाउट क्लियर कर देता हूं आपका। यस, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 2 से फैक्टराइज करेंगे, 16 2 8 2 4 2 2 2 एंड 1। ओके, यस, इसका करेंगे 2 12 2 6 2 3 एंड 3 1। यस, अब दोनों के अंदर क्या करना है, कॉमन राइट करना है। पहले 32 का लिखते हैं, यहाँ पे 32 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, हाउ मच टाइम, 5 टाइम। यस, एंड 1। एंड इसमें 24 है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 and 1। Yes, what is the common? There is the one pair, another pair, next pair and next pair. So HCF equal to 2 multiply 2 multiply 2 multiply 1, it's become 8। तो चाहे आप ऐसे निकालिए या ऐसे निकालिए। इसमें ये जो मेथड है, ये मेथड में अगर आपका नंबर अगर बड़ा होता है तो उस मेथड में आपको ये जो चीज़ है ये आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, लेकिन यूक्लिड डिवीजन लेना बहुत ही सिंपल है। आपको इसको मोस्टली 2 या 3 स्टेप के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आज के लेक्चर में हमने सिर्फ और सिर्फ यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ी,
और मैंने सिर्फ आपको ये बेसिक बताया कि न्यूक्लियर डिवीजन लेमा होती क्या है। अभी तो शायद इसमें आपको एलसीएम और एचसीएफ भी है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है कि एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं और एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम एक वीडियो में और करेंगे, और जो बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो हम सारे करेंगे। जितने भी आपको कोई भी डाउट है, आई थिंक मेरे हिसाब से शायद न्यूक्लियर डिवीजन में आपको कोई और क्वेश्चन करवाने की जरूरत नहीं है। आपको समझ में आ गया कि हाउ कैन फाइंड द HCF by using the न्यूक्लियर डिवीजन लेमा, और इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो हम आगे स्टडी करेंगे। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और यदि फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, आपको कहीं डाउट है, तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं उस कमेंट, उस डाउट्स को एक अलग से वीडियो बनाकर क्लियरफाई कर सकूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। और जाने से पहले एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए।